नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या खास होगा। पहलगाम अटैक पे इंडिया ने वापस रिटेलिएट किया है और हमने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है प्रेजेंटली। इंडिया के जो एक्शंस हम लोग ने लिए हैं या क्या हम और पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको यहाँ पे जानेंगे। और एक नई टर्म आई है, दैट इज़ जुडिशियल डेस्पोटिज्म। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। इस वजह से बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डोमिनेट कर रहा है, तो इसीलिए जुडिशियल डेस्पोटिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन ब्यूटी पेजेंट्स और पावर का क्या इक्वेशन है, क्या वाकई ही ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं वो एम्पावरमेंट करते हैं, इससे क्या वुमेन एम्पावरमेंट होती है, तो इस सवाल को यहाँ पे एड्रेस करेंगे। एंड देन ट्रांस आइडेंटिटी। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके उन्होंने जो है जजमेंट दिया है और आइडेंटिटी क्राइसिस ज़रूर वहाँ पे यूके में ट्रांस राइट्स को लेके होगा। इन चीज़ों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमने मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं PYQs काफ़ी ऐड किए हैं। टेरर हिट इंडिया पॉजेज द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। ओके, दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ अ स्टेप। बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे, लेकिन ये एक पहला स्टेप आप बोल सकते हो होगा यहाँ पे। अब आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये इंडस वाटर ट्रीटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे 2016 में सवाल भी किया गया है। 1960 के अंदर ये ट्रीटी साइन की गई थी। बेसिकली आइडिया ये है कि इंडिया को ब्यास, रावी और सतलुज, जिनको हम ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं, उनका वाटर्स अलॉट हुआ था और पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चेनाब का पानी जो है वो दिया गया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ एनी कन्वेंशन रिलेटेड टू रिवर वाटर शेयरिंग। तो हमने कोई इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है वो साइन नहीं किया है। क्लियर, ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। नॉट अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वाटर से शेयरिंग। क्लियर, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसका पॉइंट ये होगा कि हम सिग्नेटरी नहीं हैं तो हमारे ऊपर कोई कंपल्शन तो नहीं है कि आपको रिवर वाटर शेयर करना ही करना है। बट दिस ट्रीटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ये ब्रोकर की थी हमारे लिए। ओके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1960s के अंदर ये हुई है। अच्छा, अब आपको एक इसकी रियलिटी समझनी होगी कि 1965 में हमारा वॉर हुआ, 1971 में हमारा वॉर हुआ, एंड देन वी हैड कारगिल वॉर। तो इट वॉज एबल टू सर्वाइव ऑल दीज वॉर्स। सभी वॉर्स को ये सर्वाइव करती रही है और कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म था उसको भी सर्वाइव करती रही है। मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि हम इस ट्रीटी को रिवोक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा आपको इंसिडेंट नज़र आ रहा है जिसमें इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की गई है। एंड देन अब यहाँ पे सवाल यह है कि ट्रीटी तो सस्पेंड हो गई, क्या आप डू वी हैव वाटर कैपेसिटी, क्या इंडिया के पास इतनी वाटर कैपेसिटी होगी कि इस इंडस वाटर को डाइवर्ट किया जाए? तो ये भी अपने आप में सवाल है, बिकॉज दैट टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पे कोई बड़ा ऐसा सच रिजर्वायर भी नहीं है। रन ऑफ द रिवर जो है प्रोजेक्ट चलते हैं, किशन गंगा प्रोजेक्ट उनमें से एक है, बट बड़े डैम वहाँ पे हमने अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं। क्लियर, तो ये पहला सवाल है यहाँ पे कि क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है उस वाटर को स्टोर करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब डिसाइड करेगी कि वी विल कैरी आउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। दैट इज़ द अदर आइडिया। क्लियर, वो जब है अब होगा वहाँ पे। अब इसके इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो रिवर हेल्थ और इकोसिस्टम डेफिनेटली ज़रूर यहाँ पे डैमेज होगा, खासकर पाकिस्तान की साइड में। तो आपको एक पाकिस्तान की रियलिटी बता दूं। पाकिस्तान में एवरी टाइम देर इज़ दिस वाटर क्राइसिस। हर बार जो है वाटर क्राइसिस वहाँ पे होता है बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग डैम्स। उन्होंने टेररिज्म तो किया है, डैम्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं। चाइना की हेल्प से अभी एक डैम वहाँ पे वो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट मोर और लेस दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी। हमने जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाए थे जिसमें वी कैरिड आउट डैम कंस्ट्रक्शन, बट पाकिस्तानीज दे हैव नॉट डन इट। उन्होंने पूरा जो अपना पैसा वैसा है सब टेररिज्म के अंदर जो है वो डाला है और वही उनको करना आता है। क्लियर,
सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए हम कर तो देंगे तो इससे रिवराइन इकोसिस्टम और एक्वेटिक लाइफ ज़रूर इम्पैक्ट होगी यहाँ पे। ओके, और क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियल मेल्टिंग की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी उस समय जो है हमने क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स को इतना कंसिडर नहीं किया था 1960s में। देयर वाज नो डिबेट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। वो तो अब आप बोल सकते हो कि 2000 के बाद बड़ी डिबेट्स जो है उस पर स्टार्ट हुई हैं। At present, there are lot of unpredictable activities that can happen in that river areas. बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ, कुछ साल पहले वहाँ पे एक लैंडस्लाइड के कारण डैम कंस्ट्रक्ट हो गया था, मतलब अपने आप लेक बन गई थी। क्लियर? वो लैंडस्लाइड हुआ, लेक फॉर्मेशन हो गया रिवर के ऊपर। अब उसको हमें जो है उसको तोड़ना पड़ा बोम्बार्ड करके, बिकॉज अदरवाइज वो अपने आप अगर नेचुरल तरीके से वो लेक कभी भी बर्स्ट हो जाती तो हमें काफ़ी नुकसान होता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे नेचुरल इवेंट्स हैं जो उधर होते हैं। सो पॉइंट इज दिस, आर वी रेडी फॉर दैट? देन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, डेफिनेटली एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड स्पेसिफिकली ऑन द पाकिस्तानी साइड विल बी अफेक्टेड, बिल्कुल होगा। और हाँ, ये पानी अगर हम कश्मीर के अंदर डाइवर्ट करते हैं तो कश्मीर फार्मर विल रीप बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, कश्मीरी फार्मर को तो फ़ायदा होगा यहाँ पे। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डैम की बात करें, हाइड्रो पावर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एट प्रेजेंट। इंडिया के हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑन वेस्टर्न रिवर्स पे ये लिमिट कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी। नाउ एज दिस ट्रीटी विल बी गॉन, कैन वी से कि गवर्नमेंट जो है अब वहाँ पे और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाएगी। ओके, तो पोटेंशियल बहुत अच्छा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और हम लगा सकते हैं। कश्मीर ऑलरेडी इज़ अ पावर सरप्लस स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे एज सच, बट डेफिनेटली इफ वी सी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ेगी तो पावर डिमांड भी उधर इंक्रीज होने वाली है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ फाइन दैट वी कैरी आउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन कश्मीर। अच्छा, अब बायलेटरल रिलेशंस तो यहाँ पे जरूर डेंटेड ही हैं कि टेररिज्म की वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिटेलिएशन में इंडिया ये स्टेप कर रहा है। तो इट इज़ वेरी, यू कैन से राइट स्टेप, आई कैन से। ओके, बिल्कुल सही है कि आप जो है सिग्नलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई देर इज़ डिसप्लेजर ओवर पाकिस्तानीज व्हाट दे आर डूइंग। तो हमें एक बात समझानी है उनको, जब तक पाकिस्तान की जनता ये नहीं समझेगी देर इज़ अ प्राइस टू पे। जब तक आप ये प्राइस नहीं पे करोगे, सामने वाले को नहीं जताओगे कि भाई तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है, दैट फेलो और दैट पर्टिकुलर कंट्री विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। वो अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस नहीं लेके आएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। उसका सीधा एग्जांपल है पाकिस्तान कि उसके बिहेवियर में कुछ खास चेंज नहीं आता, पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल्स के भी बिहेवियर में चेंज नहीं आता। नाउ इफ़ देर विल बी क्राइसिस, हम लोग वहाँ पे अगर क्राइसिस क्रिएट कर पाए सो डेफिनेटली जो है यहाँ पे ज़रूर कई लोगों की तो दिमाग थोड़े खुलेंगे दैट इंडिया कैन डू दैट एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ फाइन रिटेलिएशन। क्लियर? तो सही चीज़ होगी ये। अब एक चीज़ समझनी है आपको, ये तो हमने देख लिया कि 2016 मेंस का सवाल। अब टेररिज्म के ब्रॉडर पिक्चर को समझते हैं। देखिए, तो ये भी 2016 का ही सवाल है। इन्होंने कहा कि टेररिज्म इज एमर्जिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। अब ये देखो, टेररिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है, ये उतनी कोई जिहाद या वो एक्टिविटी इनके दिमाग में नहीं होता। सो हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिनके अंदर ये टेररिस्ट ड्रग्स लेके आते हैं एंड इनका कोई कॉज नहीं है फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, कुछ नहीं होता, दे आर क्रिमिनल्स। ओके, ये पाकिस्तान के क्रिमिनल्स हैं जो यहाँ पे भेजे जाते हैं। एंड अदर पॉइंट इज दिस, दे क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल फॉर लोकल्स। ओके, तो लोकल्स के साथ काफ़ी ट्रबल भी क्रिएट करते हैं, और देयर हैड बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे इवन दे हैव रेप्ड वुमेन ऑफ लोकल्स। ऐसे भी आपको कश्मीर में केसेस मिल जाएंगे। तो ये अक्सर जो है समस्या रहती है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि भाई ओवर द टाइम हुआ क्या है, इसका स्केल और स्कोप जो है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती जा रही है विद टेक्नोलॉजी। अब एक पॉइंट समझना है, देखो ये एक एम्प्लॉयमेंट की तरह है। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट किस किस के लिए है? जो टेररिस्ट वहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस करके आएगा, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है कि भाई उसको कुछ पैसे मिलते हैं, उसके घर वालों को इसके मरने पे कुछ पैसे दे देंगे। देन इनके जो गाइड्स होते हैं जो इनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, तो दे हैव एन एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए, जो यहाँ पे इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट देते हैं, तो लॉजिस्टिक्स देंगे प्लस इंटेल देंगे, एंड दे आर ऑल्सो देयर, वो भी हैं यहाँ पे, और एक तरीके से वो लोग भी एम्प्लॉयड होते हैं इसमें। प्लस आजकल हो क्या रहा है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इनका लिंकेज होता है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ जब आप लिंकअप कर रहे हैं, खासकर जो ड्रग्स
और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इनके साथ लिंक्ड अप हो सकती हैं, और वो भी अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट टाइप की चीज़ है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब देखो कैसे है ये, देर इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पूरा यहाँ पे ब्रांडिंग एफर्ट्स होते हैं, पीआर विंग है इनका, मीडिया सेल है, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू सेंसेशनलाइज, चीज़ों को सेंसेशनलाइज बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक। सोफिस्टिकेटेड हायरार्कीज है, इनके डिविजन्स बने होते हैं, काम इन्होंने डिवाइड कर रखे होते हैं। फाइनेंस मैकेनिज्म इज़ अवेलेबल, क्लियर। तो डाइवर्सिफाइड मेथड्स इनके पास अवेलेबल हैं, डिजिटल करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, प्लस इनका ग्लोबल नेटवर्क भी होता है। तो ये जो फीचर दिख रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्लोबल नेटवर्क, ना ये किसी एक कॉरपोरेट एंटिटी के फीचर हो सकते हैं। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि बड़ा सिस्टमेटाइज्ड हो गया है आजकल आपका टेररिज्म, ओके। आइडियोलॉजिकल, अच्छा कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, देखो आपस में compete भी करते हैं। पहली चीज़ है आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी का कंपटीशन है, भी मैं दूसरों से बेटर हूँ, ये कंपटीशन यहाँ पे चलता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड रिसोर्सेज, तो लार्जर ग्रुप्स दे अट्रैक्ट मोर फंडिंग, मोर रिक्रूट्स, पूरा कंपटीशन है ये अपने प्रोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए। एंड देर वॉज यू कैन से, पहले तो देखो ये एक चीज़ होती थी कि वेस्ट एशियन कंट्री, खासकर मिडल ईस्ट से काफ़ी जो है वो फंडिंग दी जाती थी, ठीक है, इस्लाम स्प्रेड करने के नाम पे और ये सब चीज़ें। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फंडिंग में लगे हुए थे, ओके। अब थोड़ी वो फंडिंग में कमी आई है, ठीक है, बट स्टिल ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कि इनको फंडिंग भी उठानी होती है इनके सर्वाइवल के लिए। अगर ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो इनको फंडिंग नहीं मिलेगी, ये पॉइंट होता है। एंड देन मीडिया अटेंशन बिल्कुल सेंसेशनलाइज करना है, तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, पहला फैक्टर ये, तो बड़ी सेंसेशन बनेगी, बड़ा न्यूज़ बनेगा। एंड देन यू विल टारगेट द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, और आप मिडिल क्लास टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली हिंदू टूरिस्ट को, ठीक है, हिंदूज को टारगेट करेंगे, टूरिस्ट को टारगेट करेंगे। उससे क्या होगा, एक शॉक वेव जाएगी पूरे अक्रॉस द कंट्री, और ये भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, क्लियर। तो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना है यहाँ पे, और वो कैसे करेंगे कि भाई इंडिया ने मान लो रिटेलिएट किया तो देयर विल बी सम यूनिटी अक्रॉस पाकिस्तान, वो सब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके टेरर एक्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं। एंड दिस इज़ द सैड पिक्चर ऑफ टेररिज्म, ओके। इसके पीछे जो इनके हैंडलर्स होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ, तो उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती है। एंड दे डिसाइड थिंग्स कि भी ठीक है, चलने दो जैसा चल रहा है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ओके। अब सिर्फ इतना नहीं है, देखिए ISIS, अल कायदा, बोको हरम, ड्रग्स के थ्रू फाइनेंसिंग होती है। तालिबान जो है वो काफ़ी ओपियम ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे, क्लियर, अभी भी हैं वैसे। देन देर वॉज दिस बोको हरम ब्रूटल अटैक हुआ था, चिबुक गर्ल्स को अबडक्ट कर लिया था ग्लोबल अटेंशन गेन करने के लिए। और टेंशन्स जो हैं अभी आप देख लीजिए यहाँ पे ISIS और इनके बीच में भी, अलकायदा के बीच में टेंशन्स रही हैं, कंपटीशन रहा है आपस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारे अपने आप में एक चैलेंजेस लेके आते हैं। अब देखिए इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, फंडिंग जो होती है ना टेररिज्म की, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको कर्ब करना। तो उस फंडिंग को कर्ब करने के लिए आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज सी हाउ इट वर्क्स कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, और उस नुकसान के चलते एज अ प्रॉक्सी इन टेरर आउटफिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काउंटर फाइनेंसिंग जो है, इसको काउंटरिंग द फाइनेंसिंग, इसको करना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल विजिलेंस आज की डेट में आप कर सकते हो, सोशल मीडिया मॉनिटर कर सकते हो, खासकर रेडिकल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर। इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड देन पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो वी हैव टू एजुकेट पीपल, रेडिकल आइडियोलॉजीज जो हैं वो स्प्रेड आउट ना हो, वो तभी होगा जो एन पीपल आर एजुकेटेड, दे हैव जॉब्स, दे आर गोइंग टू स्कूल्स, वो सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, क्लियर। तो दिस वॉज द डिबेट रिगार्डिंग टेररिज्म। अब बात करते हैं रिस्पॉन्डिंग टू द टेरर अटैक इन पहलगाम, ओके। सो कहानी यही है इसके अंदर कि क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए ये इस एडिटोरियल में इन्होंने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की है। इन्होंने कहा कि पहले चीज़, वी हैव टू पुट अप कंटिन्यूस एफर्ट, कि जिसके थ्रू हम जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना सकें, बिकॉज ये जो प्रेशर है इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम स्ट्रेटजिक पेशेंस का है। हमें जो है एकदम से रिटेलिएट नहीं करना है, प्लान करके रिटेलिएट करना है। थिंग्स शुड बी प्लान्ड, क्लियर। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है एकदम इमोशंस में आकर डिसीजन ले लें। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी प्लान्ड। अब ऑप्शंस की बात करें तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है कि हॉट परस्यू करते हैं, ठीक।
हॉट परस्यू में क्या होगा, ये जो टेररिस्ट हैं इनको सबसे पहले आप एलिमिनेट कीजिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स को एलिमिनेट कीजिए, इन टेररिज्म स्प्रेड करने वाले जो लोग हैं इनको आप जो है करिए, आप इनको टैकल कीजिए। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये ऑप्शंस अवेलेबल बता रहा हूँ मैं। देखो ये हॉट परस्यू वाला जो एक्शन है ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो जो 6-7 टेररिस्ट इस पूरे इवेंट में इन्वॉल्व हैं उनको तो ज़रूर आपको मारना पड़ेगा, बिकॉज वो सिर्फ अभी नहीं रुकेंगे, वो इसके बाद और दूसरी जगह भी अटैक करेंगे। और एक पॉइंट समझना है कि हम इस थॉट प्रोसेस में नहीं चल सकते कि भाई कि सब कुछ कश्मीर के अंदर नॉर्मल तरीके से चलेगा। वी कैन नॉट लिव विद दैट थॉट प्रोसेस, क्लियर, कि टूरिस्ट के ऊपर कभी अटैक नहीं होंगे, दिस एंड दैट, वो हमारा एजम्पशन है, बिकॉज ये अटैक अब हो गया है। तो सेकेंड टाइम में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट अपने मोडस ऑपरेंडाई को चेंज कर रहे हैं, आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। काउंटर इंसर्जेंसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि टेररिज्म अब नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा है, टेररिज्म जो है वो अलग तरीके से चल रहा है, और उसी के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अब यहाँ पे सेंसेशनलाइज किया गया है चीज़ों को, क्लियर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंक्लूडेड है इसके अंदर, पूरे जो सिस्टम चल रहा है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट। एंड देन प्रिसीजन टारगेटिंग, क्लियर, तो प्रिसीजन टारगेटिंग के अंदर हमने जो बालाकोट स्ट्राइक में किया था, तो दैट कैन बी एन ऑप्शन, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो सर्जिकल स्ट्राइक भी आप एक तरीके से, ये जो दो हैं, बालाकोट के अंदर प्रिसीजन टारगेटिंग हुई थी और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है, ये आप एनिमी के पाले में जाके करेंगे, क्लियर, सो दैट कैन बी, यू कैन से, एक्सप्लोर्ड बाय अस। अच्छा, अब रेस्पॉन्स टू पहलगाम मैसेकर की बात करें, एक रूटेड स्ट्रेटजी की बात करें, तो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस लेके आना है, क्रेडिबल, विजिबल, क्यूमुलेटिव कॉस्ट आपको सामने वाले पे बेयर करनी पड़ेगी, इम्पोज करनी पड़ेगी, और इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देना इस राइट स्टेप। और इतना ही नहीं है, अब तैयारी करनी चाहिए वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझनी है कि चाइना भी किसी सिग्नेटरी, किसी पर्टिकुलर ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो चाइना से ही ओरिजिनेट होती है, क्लियर। तो ये पॉइंट्स हैं। अब देखो क्या चाइना इतना जाके ओवरबोर्ड होके पाकिस्तान की हेल्प करेगा, आई सीरियसली डाउट दैट, कि पाकिस्तान के कहने पे चाइना जो है ब्रह्मपुत्रा का फ्लो वगैरह रोक दे। एंड अदर पॉइंट इज दिस, चाइना ऑल्सो नीड इंडिया, चाइना नीड्स इंडिया फॉर बिजनेस एक्टिविटी, क्लियर। तो वो पूरे कैलकुलेशंस पे चलते हैं चाइनीज़। तो दिस इज़ द पॉइंट। अब एस्केलेटरी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो आपको डेटरेंस क्रिएट करना है विदाउट डिस्टेबलाइजिंग, बिल्कुल कंट्रोल्ड एस्केलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवरबोर्ड हो जाएं एंड देन इट कैन क्रिएट ट्रबल फॉर अस, बिकॉज हमें अपनी इकोनॉमी भी संभालनी होगी, ठीक है। सो ये समझना है। और पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स समझिए, आज ऑलरेडी वो इंस्टेबल सिचुएशन में है, और मिलिट्री हमेशा पाकिस्तान की कश्मीर एडवेंचरिज्म को यूज़ करती है अपने आप को सॉलिडिफाई करने के लिए। तो ये पॉइंट है। और रिसेंटली जो है वहाँ के जनरल्स ने अग्रेसिव पोस्चर लिया था, और ये होना ही था, एक तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा था। तो अब पॉइंट इज़ दिस, आपको समझना है, वी हैव टू प्लान थिंग्स, क्या पाकिस्तान को ओवर इन्फ्लिक्ट करें इंटरनली जो है वीक करके। लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी, यू कैन से, डन एट द एंड ऑफ आर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। तो काफ़ी सारे कैलकुलस हैं जिसको दिमाग में रख के डिसाइड करना होगा। तो ये चीज़ है, आपको डेटरेंस तो यहाँ पे लेके आना है। कॉन्सिक्वेंस फ्री एग्रेशन, इससे आपको हटना है। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, ठीक है। ये पॉइंट समझना होगा आपको। कॉन्सिक्वेंस फ्री एग्रेशन जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सामने वाला अग्रेसिव हो जाए और आप उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज रेज ना करें, दैट शुड नॉट बी डन, क्लियर। ये पॉइंट समझना है। तो ये पहली चीज़ है, ओके। तो इसके लिए हमें जो है अपनी अप्रोच में भी चेंज करने पड़ेंगे। तो दिस वाज द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे 2021 का सवाल है जो ये कह रहा है कि एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, और इनके जो नेक्सस और लिंकेजेस होते हैं वो सवाल यहाँ पे किया गया है। देखिए टेररिज्म किया किस लिए जाता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, दैट इज़ यूज़ ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन फॉर पॉलिटिकल एंड्स, ठीक। अब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इस पूरे एक्टिविटी का एक पॉलिटिकल एंड है, बट मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे क्रिमिनल्स जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो दैट इज़ द सैड पिक्चर हियर, ओके। चलिए अब बताते हैं आपको कि कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया है यहाँ पे।
ग्लोबल स्प्रेड है, डाइवर्स टैक्टिक्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेशंस के सोफिस्टिकेशंस को यहाँ पे ये लोग देखते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट फियर एंड सोसाइटल डिसरप्शन, बिल्कुल ऐसा है। कॉजेज एंड लिंकेज की बात करें तो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस और आइडियोलॉजीज, बिल्कुल इस चीज़ को समझना होगा। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को भी देखना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी जो वो लेके चल रहे हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के थ्रू जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई जगहों पे ऐसा है, देखिए मार्जिनलाइजेशन हो, पॉवर्टी हो, तो उससे रेडिकलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होता है। एंड जहाँ पे भी ये सिचुएशन है, दीज आर द ग्राउंड फॉर टेरर रिक्रूटमेंट, वहाँ से ही जो है रिक्रूटमेंट होती है। क्लियर। तो पाकिस्तान के अंदर भूखमरी है, जॉब्स नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो है लोग ये टेरर आउटफिट्स यूथ को भड़का के और उनको एक तरीके से एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समस्या है वहाँ पे। और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को तो ज़रूर आपको डील करना ही पड़ेगा। अब देखिए बात ऐसी है, जिस स्टेट ने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया है उस स्टेट को भी टारगेट करना चाहिए। तो दैट शुड बी आर एजेंडा, और ये जो है समझना ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइज क्राइम जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल, उसको भी रोकना ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सब इंटरकनेक्टेड होती है। क्लियर। रूल ऑफ लॉ जहाँ पे भी वायलेट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को उसका फ़ायदा होगा। तो हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये सब जगह जो है ये ठीक रहे, ठीक। दिस इज़ व्हाट द होल थिंग इज़। चलिए, नाउ मेजर्स क्या हम कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज साथ में आप बना सकते हैं विद लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इजराइल। क्लियर, इनके साथ मिलकर काम कीजिए। काउंटरिंग द रेडिकल इनिशिएटिव्स, अच्छा इतना ही नहीं है, देखो सऊदी और आपको यूएई के साथ भी मिलके काम करना है। डू बिजनेस विद देम, उनकी जो अब लीडरशिप है वो बहुत बढ़िया है, वो बिजनेस वगैरह करना चाहती है, तो डू बिजनेस विद देम। ओके, ये बहुत बढ़िया से आप करोगे, ठीक। अच्छा, अब आप एक चीज़ और समझेंगे कि जब आप इनके साथ बिजनेस करेंगे तो दे विल ऑल्सो हैव स्टेक्स इन योर स्टेबिलिटी, उनको फ़ायदा होगा, ये स्टेक्स लेंगे इंडिया की स्टेबिलिटी के अंदर। क्लियर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे होगा। सो इसीलिए हमें और ज़्यादा एंगेज करना है। अब यही कंट्रीज़ में से जो है कहीं पे टेरर फंडिंग वगैरह होती है, तो वो सारी इक्वेशंस ध्यान में रख के आप सब चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने ज़रूरी हैं। लीगल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो लॉज हैं वो अपडेट होने चाहिए, बिकॉज नेचर ऑफ टेररिज्म इज़ ऑल्सो चेंजिंग। क्लियर। देन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया के यूज़ को लेके आपको थोड़े रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए ये ज़रूरी है। इफ़ यूथ विल हैव जॉब्स, अगर यूथ को जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो दे विल नॉट गो फॉर टेररिज्म, वो टेररिज्म की तरफ नहीं जाएंगे। तो दैट कैन बी, यू कैन से, अ गुड थिंग फॉर अस। और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को तो ज़रूर हमें यहाँ पे रोकना ही रोकना होगा। क्लियर, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन एंड दिस इज़ द सोल्यूशन दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। क्लियर। तो ये सब कर सकते हैं। देखो 2021 का सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और जुडिशियल डेस्पोटिज्म की बात करते हैं। तो रिसेंटली देखिए जुडिशरी के पास पावर होती है, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करने के बाद जुडिशरी जो है बैलेंस मेंटेन करके रखती है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेक श्योर करती है। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कि इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकती, तो जुडिशरी उसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर उनके पास है। एंड दिस जुडिशियल रिव्यू पावर वाज इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 13, वहाँ से इसे इन्फर किया गया था, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को समझें। कई कह रहे हैं कि दे आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, नहीं ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो है दैट वाज फॉर अ गुड पर्पस, और जुडिशियल रिव्यू इज सॉर्ट ऑफ अ ड्यूटी दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज असाइनिंग। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को ये काम दे रहा है कि उनको जुडिशियल रिव्यू करना है, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी अपहोल्ड करके रखनी है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ स्टेट ऑफ जुडिशियल माइंड। क्लियर, कि भी जुडिशियल एक्टिविज्म कभी कभी जुडिशियल ओवर रीच में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट जुडिशियल रिव्यू एक नेसेसिटी है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होता तो जुडिशियल एक्टिविज्म उतना नहीं हो सकता था, बट जुडिशियल रिव्यू तो रिक्वायरमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक तरीके से काम दे रखा है। एक्टिविज्म
जो है वो ओवर रीच जैसी सिचुएशन लेके आ सकता है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अब देखिए इधर हो क्या गया कि आर्टिकल मतलब हाई कोर्ट के पास पावर होती है आर्टिकल मतलब 226 के अंडर, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेटिव नहीं है, किसी भी चीज़ को वायलेट कर रहे हैं आप, तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। ओके, अंडर आर्टिकल 32 कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए तो आप जा सकते हैं। अब इस केस में समझिए कि देर इज आर्टिकल 142 जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। ये कैसे सिनेरियो होंगे? सपोज नो लॉ इज अवेलेबल, क्लियर, किसी मुद्दे के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो पहले क्या होता था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी कानून हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अब उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी। तो दोज थिंग्स वर डन, यू कैन से टेकिंग इनटू पिक्चर आर्टिकल 142 कि अगर कोई कानून नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर जो है जस्टिस नहीं दिया जाएगा। रादर कंप्लीट जस्टिस के लिए ये एडिशनल पावर हैज़ बीन गिवन टू द कोर्ट। कोर्ट के पास ये पावर है और कोर्ट इस तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे। दिस इज़ व्हाट यू कैन से थिंग्स आर। अच्छा, अब दूसरी चीज़ समझिए आप कि भी जुडिशरी का काम क्या होता है, इंटरप्रेट करना, चीज़ों को इंटरप्रेट करना। तो ये भी नहीं होगा कि कानून नहीं है तो आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। उस टाइप का कंक्लूजन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है। वो चीज़ यहाँ पे जो है पॉइंट आउट की गई है, क्लियर। सो दिस वाज द होल थिंग। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 142 को लेके क्रिटिसिज्म हुआ, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, कि आप जो है पूरे सिस्टम को डैमेज कर रहे हो। दिस इज़ द न्यूक्लियर मिसाइल दैट दे हैव एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर पॉइंटेड आउट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट ने बात बोली है। अच्छा, अब ये डेफिनेटली बोली जाएगी बिकॉज समवन इज़ मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। तो वो चीज़ तो यहाँ पे दिखती है कि जब आप किसी को अनकंफर्टेबल करोगे, किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करोगे, तो इस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। एंड इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, क्लियर, वो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट था वहाँ पे। और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ज़रूर यहाँ पे मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक एंटिटी ज़रूर से ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्लियर। तो जुडिशरी के लिए भी ये समझना है कि जुडिशरी भी ऐसा ना हो कि भाई ज़रूर से ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाए। और ये जुडिशल डेस्पोटिज्म जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में बिल्कुल भी नहीं है। तो कई जगहों पे जुडिशरी को जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी रखना होगा। दे हैव टू स्टॉप देमसेल्व्स। ऐसा नहीं है कि दूसरे बाहर की एंटिटी आके उनको रोकेंगे, जुडिशरी खुद अपने आप को रोकेगी। दैट इज गोइंग टू बी अ वैलिड सॉल्यूशन टू दिस, क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, तो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो अभी तेलंगाना के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ एंड देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी अराउंड इट। बट देखिए आप, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, क्लियर। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कॉमर्शियल एंगल इन टू दिस, बहुत कॉमर्स होता है। और इसके एक बात और समझनी होगी आपको कि आप वुमेन की बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके के इवेंट करा के। बिकॉज सुंदरता की डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। तो आपको एक बात समझना है कि भाई क्या आप वाकई वुमेन मतलब फीमेल एम्पावरमेंट को ब्यूटी पेजेंट से देखते हैं? क्या ब्यूटी पेजेंट जो है वही सिंबल होना चाहिए फीमेल एम्पावरमेंट का? वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है, क्लियर। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है किसी की, आप किसी को इवेल्युएट कर रहे हो बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, इज दैट राइट? यहाँ पे गेम है पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म का, ठीक है। अच्छा, एस्पिरेशंस की बात करें तो कई वुमेन ब्यूटी पेजेंट्स को एज अ वैलिडेशन जो है वो लेके चलती हैं। तो पार्टिसिपेंट्स का ये पर्सपेक्टिव है कि दे सी दिस एज अ वैलिडेशन, सोसाइटी के अंदर एक वैलिडेशन मिलेगा, तो वो ठीक है, कॉन्फिडेंस आ सकता है उस चीज़ से। अच्छा, एम्पावरमेंट वर्सेस कन्फर्मिटी की बात करें तो इट इज़ ऑफन लिंक टू नैरो स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस, बिल्कुल सही बात है, क्लियर। और वुमेन बॉडी दे आर पैकेज्ड फॉर द कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, तो इसमें तो कॉमर्स हो रहा है, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के दिमाग में चल रहा है। और आप किसको हायर करेंगे, किसको नहीं हायर करेंगे,
क्या किसी की इंटेलिजेंस कंसिडर करती है कोई कॉरपोरेट कंपनी किसी को हायर करने से पहले? क्लियर, किसी को एडवर्टाइजमेंट में अगर रखना है तो आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस ध्यान में रख के उन्हें हायर करते हैं अपनी ऐड के लिए, या उनकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रख के? बिकॉज इंटेलिजेंस तो आपके एक्ट से विजिबल ही नहीं होगी ना, ये पॉइंट समझने वाली चीज़ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सवाल है कि भाई आप किसी को कैसे जो है किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे आप किसी को कह रहे हैं कि ये एम्पावर्ड हो रही हैं। तो जिनकी फिजिकल अपीयरेंस उस स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब वो उस लोग डिसएम्पावर्ड हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़ पॉइंटिंग आउट। ठीक है, तो ये बात ठीक है, ज़रूरी है इन चीज़ों को डिबेट करना। तो एम्पावरमेंट को रीडिफाइन करना चाहिए, डिग्निटी, एक्सेस, एजेंसी, all these things should be looked into, not just the appearance. okay, इन सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, और दिस इज हाउ थिंग्स आर। ठीक, आगे चलेंगे यहाँ पे ट्रांस आइडेंटिटी को लेके देयर इज दिस एडिटोरियल। सो यूके सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी, उन्होंने कहा कि भाई ट्रांस वुमेन कुछ नहीं होता, और बायोलॉजिकल आप सिस्टम के हिसाब से जो है मैन, वुमेन और ट्रांस हो सकते हैं। ठीक है, तो मेल, फीमेल एंड ट्रांस ओनली फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंगल, क्लियर, नॉट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंगल। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। अब इन्होंने एक चीज़ बताई है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किन चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है? बिकॉज राइट नाउ काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। देखो कई चीज़ हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक, अब उसमें क्या है, मान लो आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन यू आर ऑर्गेनाइजिंग, एंड इन दैट कंपटीशन फिजिकल बॉडी ऑफ अ प्लेयर दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर, अब कोई फिजिकली तो मेल है बट साइकोलॉजिकली फीमेल है, कैन यू अलाउ दैट पर्सन टू compete? बिकॉज साइकोलॉजिकली दैट पर्सन इज फीमेल बट बॉडी तो मेल की है ना, कैपेसिटी तो ज़्यादा है, बाकी वुमेन के साथ जो है वो कैसे compete कर पाएंगे? मतलब दे हैव द अपर हैंड, उनको एडवांटेज होगी यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ समझनी है। एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जब हम एक इंटरनेशनल या कोई भी ऐसा इवेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मेल फीमेल जो है वो बायोलॉजिकल लेके चलने हैं, वो नहीं लेके चलने जो आप खुद ब खुद अपने आप को मानते हैं। ठीक, वो चीज़ यहाँ पे बताई है। अब इसको लेके नैरेटिव भी चल रहा है, देयर इज दिस फार राइट आइडियोलॉजी विच इज सेइंग कि देयर इज वेपनाइजेशन ऑफ फियर दैट इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो जो फार राइट पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो ट्रांस आइडेंटिटीज़ को एज अ थ्रेट देखते हैं, वो ऐसा लगता है कि तो सोसाइटल प्रॉब्लम है, कि इन्होंने जो है मतलब सोसाइटी को बर्बाद कर रखा है, उनके कल्चरल वैल्यूज़ को बर्बाद कर रखा है, दे विल हैव दैट काइंड ऑफ आउटलुक। तो वो भी डिबेट चलती है, और कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, और ख़ासकर इस टाइम पे जहाँ पे यूरोप के अंदर जो राइट विंग पार्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर में जो है वो प्रोमिनेंस में आ रही हैं। तो एज देयर प्रोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, सो इसीलिए दे आर पुटिंग अप देयर पॉइंट, और ट्रांस जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया। अब देखो ये चीज़ समझनी है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जेंडर की। आप हार्मोनल, क्रोमोसोमल और न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझना चाहिए हमें। किसी की सेक्सुअल चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, फाइन, बट बायोलॉजिकल पॉइंट तो आपको लेके चलना होगा ना कहीं, क्योंकि वो तो कंपटीशन वगैरह करवाने हैं, तो अनफेयर कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको सभी पर्सपेक्टिव से समझना है। सो दैट इज़ व्हाट द होल थिंग इज। इसलिए यूके का जजमेंट इन्होंने आया, उन्होंने बायोलॉजिकल एंगल लेके किया है यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, आइडिया इज दिस, कम्युनिटी एंगेजमेंट कीजिए, लेट द सोसाइटी डिसाइड इट। कोई भी कानून अगर होगा उसकी जो एफिकेसी है वो लिमिटेड ही होगी, ज़रूरी नहीं होगा वो इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ अ लॉ। इस टाइप का कोई कानून इतनी आसानी से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा समझ के चलना है कि कैसे जो है ये चीज़ होती है। सोसाइटी के अंदर बिहेवियरल चेंज आने में टाइम लगता है। वी हैव टू सेंस, यू कैन से मेक द सोसाइटी डिसाइड। आपको सोसाइटी को इन मुद्दों को लेके थोड़ी सी सेंसिटिविटी डेवलप करनी होगी, थोड़ा सा सेंसिटिव बनाना होगा, और उसको करने में टाइम लगता है। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।